हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू बोलपाथ। आज जो बीपीएससी का पेपर हुआ था 15 दिसंबर को हुआ था ये पेपर, और उसी का एनालिसिस करेंगे। और इसका हिंदी वर्जन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इंग्लिश वर्जन देखेंगे, यानी कि जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए ये वीडियोस जाएगा। और इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन उठाए गए, कहाँ से कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठाए गए। कई कई टॉपिक तो ऐसे हैं कि जहां से 2-3 क्वेश्चन उठाए गए हैं एक ही टॉपिक से, सेम टॉपिक से। तो वो सारी बातों को हम करते हुए चलेंगे। और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे ये यूपी का हो या फिर किसी और भी स्टेट का हो, तो सभी के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि ऐसे ही पेपर मिलते जुलते बन के आते हैं और क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके ऐसे ही रखा जाता है। तो जो भी एस्पिरेंट हैं उनको टाइप ऑफ पेपर चाहे किसी भी स्टेट का हो वो एनालिसिस कर लेना चाहिए, क्योंकि टॉपिक लगभग वही रहते हैं, थोड़ा सा चेंजेस इधर उधर 19-20 का चेंज होता है। तो एनालिसिस करके क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे हमें टैकल करना है। तो आज हम ये इसीलिए अपलोड कर रहे हैं क्वेश्चन को, ताकि जो अभी यूपी पीजीटी टीजीटी का देंगे वो भी देख लें, प्लस जितने भी और स्टेट के हैं सभी देख लें। आज का फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए ये सेशन कर रहे हैं, तो इंग्लिश में ही देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 71, जैसा कि पहला आपका लैंग्वेज का है, सेकेंड पार्ट कैसा था कि जनरल स्टडी का था, और ये थर्ड पार्ट है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। 71 से आपका पॉलिटिकल साइंस शुरू होता है। आपका पेपर 3 पार्ट में, जो बीपीएससी का पेपर हुआ था कितना 3 पार्ट में हुआ था, तो थर्ड पार्ट जो है सब्जेक्ट का है, और वही सब्जेक्ट का पेपर हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन क्या है कि द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स मेंटेन that rights are the result of God's will, evolutionary process, revolutions, या फिर more than one of the above, none of the above। तो किसका ये नतीजा है, क्यों ये जो हुआ है, राइट्स किसका रिजल्ट है, तो ये है इवोल्यूशनरी प्रोसेस। और ये जो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स है, इसके जो पॉइनियर है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो इसके एडवोकेट हैं वो कौन है, एडमंड बर्क हैं। याद रखिएगा, एडमंड बर्क जो है इसके एडवोकेट हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्या कह रहा है कि हॉब्स कोटेड सिसरो सेइंग टेक अवे द सिविल लॉ एंड नो मैन नोज व्हाट इज हिज ओन एंड व्हाट इज अनदर मैन्स टू डिस्क्राइब द सिविल लिबर्टी, स्टेट ऑफ नेचर, अथॉरिटी ऑफ द किंग, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। तो ये डिस्क्राइब किस लिए किया गया था, अथॉरिटी ऑफ द किंग, फॉर द अथॉरिटी ऑफ द किंग। नेक्स्ट 73rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, सैंक्शन ऑफ द सोसाइटी, या फिर पॉजिटिव ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेचर। सी कह रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई कह रहा है कि नन ऑफ द एबव। तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे 74th, व्हाट इज सेइंग 74th नंबर क्वेश्चन, इक्वलिटी इन द नेगेटिव सेंस मीन्स A, the absence of special privileges, B, the absence of rule of law, C, the provision of special facilities to minorities, D, more than one of the above, none of the above। Option A is right, equality in the negative sense means absence of the special privileges। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड इक्वालिटी। ऑप्शन ए आइडियलिस्ट, बी सोशलिस्ट, सी प्लूरलिस्ट, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। विच वन इज राइट।
सो ऑप्शन बी सोशलिस्ट, ऑप्शन बी इज राइट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन 1928? It is obvious that our first case should be to have our fundamental rights guaranteed in a manner which will not permit their withdrawal under any circumstances. First क्या कह रहा है, the Swaraj Committee, second the Indian National Congress, C the Nehru Committee, D more than one of the above, and E none of the above. Which one is right? तो C is, option C is right, the Nehru Committee. In Nehru Committee, there were 9 members and chairperson of this committee was Motilal Nehru. Motilal Nehru. Next देखेंगे, option C is right. सेवन नंबर देखते हैं। टॉकिंग अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। टॉकिंग अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी, हु सेड दैट यू शैल सी दैट सम मैन विल बिगिन प्रेजेंटली टू एनलार्ज हिज पोजीशंस। ऑप्शन में है आपका ग्रोशियस, रूशो, लॉक, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी लॉक राइट हो जाएगा, यहाँ पर लॉक ने ही ऐसा कहा है। देखेंगे 78, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ जस्ट स्टेट, प्लेटो बिलीव्ड दैट men have to be systematically educated, as just men will rarely exist except in a just state. By this analogy, Plato was leading toward the ideal of philosopher king. बी ऑप्शन है क्या, बेनिवोलेंट रूलर। सी कह रहा है कि स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम। डी कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फिलोसफर किंग। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाय प्रोपाउंडिंग द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स वाज ट्राइंग टू रिस्टोर मोनार्की इन इंग्लैंड फॉर हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स? Charles first, George first, Charles second, and more than one of the above and none of the above. तो it was Charles second. चार्ल्स फर्स्ट जो थे ये चार्ल्स सेकंड के पिता थे और इनको 1949 में क्या फांसी दे दी गई थी, ठीक है, फांसी दे दी गई थी। और उसके बाद जो है चार्ल्स सेकंड और ये जो हॉब्स दोनों ही फ्रांस चले जाते हैं और वहां से आकर के ये 19 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर होगा 1649 में इनको फांसी दी गई थी और फिर ये 1660 में जो है वापस राजा बन जाते हैं चार्ल्स सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे 79, नाउ 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म? वेब, कार्ल मार्क्स, रूसो, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स। देखेंगे 81 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स इक्वेटेड विद इंडिविजुअलिज्म? किसके जो है, कौन सा जो है व्यक्तिवाद के साथ इसकी तुलना की जाती है? थ्योरी ऑफ लेसेस-फेयर, यूटिलिटेरियनिज्म, या फिर है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, और मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो थ्योरी ऑफ लेसेस-फेयर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो थ्योरी ऑफ लेसेस-फेयर है ये भी जो है
फ्रीडम की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, और जो ये इंडिविजुअलिज्म है ये भी वही बात करता है। तो इन दोनों को जो है क्या कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की तुलना समान रूप से कर सकते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम मांग सकते हैं इनके अर्थों में, अगर देखें तो पर्यायवाची इनकी रख सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिविजुअलिज्म बिलीव्स दैट स्टेट शुड परफॉर्म ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा, अ फ्यू फंक्शंस, बी ओनली दोज फंक्शंस विच पीपल आस्क इट टू परफॉर्म, सी मिनिमम फंक्शंस, डी कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ई कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो ये 82 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मिनिमम फंक्शन। और बेसिकली थ्री फंक्शन बताएंगे कौन कौन से है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कौन कौन से मिनिमम फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं राज्य के जो बेसिकली हैं। नेक्स्ट देखेंगे 83 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड डेमोक्रेसी एज द टायरानी ऑफ द मेजोरिटी, कार्ल मार्क्स, डी टॉकविले, जॉन डनिंग, या मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इट इज सेड बाय डी टॉकविले, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, हु सेड अबाउट कम्युनिज्म दैट इट इज लाइक अ हैट which has lost its shape because everyone wears it, Lenin, Hitler, Marx, more than one of the above and none of the above। तो इनमें से किसी ने नहीं कहा है, ये E.M. जोड के द्वारा कहा गया है, ठीक है, E.M. जोड, इट वॉज सेड बाय E.M. जोड। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहां पर ऑप्शन ई आपका होगा, नन ऑफ द अबव, कोई नहीं है इसमें से। देखेंगे 85 क्या कह रहा है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रमोटेड बाय गोलकनाथ केस, 13th अमेंडमेंट, 14th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इट वाज 34th अमेंडमेंट। 34th अमेंडमेंट हुआ था, इसमें जो है जो दो प्रकार के अमेंडमेंट किए गए थे, या इसमें कह दिया कि क्लॉज जोड़े गए थे। 13 में कितने 3 क्लॉज थे, चौथा जोड़ते हैं, चलो 3 को मिटा देते हैं, चौथा 13 का क्या जोड़ते हैं, ये 13 में सबसेक्शन 4 जोड़ते हैं। और इस सबसेक्शन 4 में क्या कहा गया कि जो अनुच्छेद 13 है यानी कि आर्टिकल 13 है, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होंगे उनमें ये लागू नहीं होगा। और दूसरा जो है 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसमें पहले दो बातें थी, कौन कौन सी थी। नंबर 1 ये था कि 2/3 से हर एक सदन में जब पारित हो जाएगा संशोधन पर विधेयक, तभी जो है वो होना चाहिए। और दूसरा है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या है, उसकी स्वीकृति आवश्यक है, उसकी सहमति जो आवश्यक है। तो उसमें क्या है, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन था कि वो उसको स्वीकार भी कर सकता था और क्या सकता था, मना भी कर सकता था, यानी कि अस्वीकृत भी दे सकता था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये इन्होंने एक तो 13 में 4 जोड़ा, सबसेक्शन 4, और बोला कि जो 13 है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इस पर लागू नहीं होगा। और 368 के तहत जो है 2/3 जो था, 2/3 ये तो रहने दिया, ठीक है, ये तो ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन इसमें कर दिया इन्होंने चेंज 2 वाले में कि राष्ट्रपति को जो है इसमें क्या कर दिया कि उनको ये उनकी मजबूरी बना दे कि उनको अनुमति देनी ही देनी पड़ेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित बिल होंगे उस पर जो है इनको अपनी जो है सहमति देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बातें हैं कुछ थी। तो ये 24th जो है गोलकनाथ, और सिर्फ गोलकनाथ केस को ये इसके प्रभाव को पलटने के लिए ये सब किया गया था, इतना सारा तामझाम। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 85, नाउ 86, ठीक है। क्या कह रहा है कि पावर इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिक्वायर्स कंट्रोल एंड द ग्रेटर द पावर द मोर नीड फॉर कंट्रोल, हु सेड दिस, L.D. White, Lord Bryce, H.J. Lasky, more than one
and none of the above। तो देखो ये कहने वाले हैं एल.डी. वाइट महोदय, और जो यहाँ स्टेटमेंट है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको कहीं एक जगह आप नोट डाउन कीजिए। जितने भी पेपर एनालिसिस करते हैं आप, ये आप खुद करते हैं या पर यूट्यूब पर आप देखते हैं, तो उनसे जो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इनको निकाल करके एक जगह रखिए, क्योंकि जो सेंटेंसेस होते हैं ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो इनको यू हैव टू कलेक्ट इन अ प्लेस, ताकि आप लास्ट टाइम में उसको कई बार जो है रिवीजन कर लें ड्यूरेशन में, जितना भी आपका टाइम बचा हुआ है, और लास्ट टाइम में भी देख लें तो चीजें जो है सेंटेंसेस आपके गलत रॉन्ग नहीं जाएंगे। चलिए देखेंगे 87 नंबर क्या कह रहा है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ स्टेट ऑफ इंडिया इन आइदर ऑफ द टू हाउसेस। स्टेट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, इन बोथ द हाउसेस इन अ ज्वाइंट सिटिंग। डी कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। बी इज राइट, ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यहीं पर जो है किया जाता है ये। नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर, और क्या कह रहा है ये। Who reverts the power to extend or restrict the jurisdiction of the High Court in India? The President of India, the Governor of State, the State Legislature of the concerned state, more than one of the above या none of the above। तो यहाँ पर क्या है, ये पावर किसके पास होती है, जो जुरिस्डिक्शन होता है उसको एक्सटेंड करने का या रिस्ट्रिक्ट करने का पावर किसके पास होता है, ये होता है संसद के पास। ठीक है। तो जब संसद के पास होता है ये पार्लियामेंट के पास ये होता है, और यहाँ पर पार्लियामेंट का कोई जिक्र नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखेंगे, ये हिंदी का मैं दे चुकी हूँ, आज इंग्लिश का दे रही हूँ, तो वो बीच बीच में हिंदी का भी आपको दिख रहा है। चलिए इंग्लिश का आप देख रहे हैं, तो 89 नंबर देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स हाउ मेनी शेड्यूल्स। शेड्यूल्स बोल दीजिए, या कोई इसको स्केड्यूल्स बोलता है, तो जो आपको सुटेबल लगे वो आप देख लीजिए। 12, 9, 11, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कितनी होती हैं, 12 होती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 12 शेड्यूल होती हैं, और 11 12 जो है आपकी जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है उससे संबंधित है। इसका पूरा हमने ट्रिक दिया है, आप जाकर के हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको इसका पूरा ट्रिक मिल जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे 90 क्या कह रहा है कि जोनल काउंसिल इन इंडिया वर प्रोवाइडेड अंडर द 14th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जोनल काउंसिल जो थी ये कहाँ कब प्रोवाइड की जाती है, ये जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत, इसी के अंडर में हमको प्रोवाइड की जाती हैं। किस लिए प्रोवाइड की जाती है, कि जो राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए, ठीक है। मेन अगर एक शब्द में हम एक सेंटेंस में जानना चाहें, तो जो ये राष्ट्रीय एकीकरण है उसको बनाए रखने के लिए ये जो है जोनल परिषद काउंसिल्स यानी कि क्षेत्रीय परिषदें हमको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत ही प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है कि द नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया अंडर द लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट इन 1956 वाज 15 and 5, 14 and 6, 14 and 8, more than one of the above and none of the above। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, 14 and 6। जो 1956 का जो ये लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई आधार पर जो डिवीजन हुआ था स्टेट का, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो है 14 राज्य और 6 यूटीज बनी थी, ठीक है। तो देखिए आपका जो ये 1956 का एक्ट था, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बन गए अभी, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके ये बन चुके हैं, तो एक एक टॉपिक से भी आपके 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन उठाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 91 हो गया। नाउ वी विल सी 92
एंड ठीक है, देख लेते हैं 92 क्या कह रहा है कि द IAS ट्रेनिंग स्कूल वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली, हैदराबाद, शिमला, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। कैसे? जो ये IAS ट्रेनिंग स्कूल है, ये जो है न्यू दिल्ली में थी, ठीक है। और जो IAS स्टाफ कॉलेज स्टाफ था, IAS कॉलेज स्टाफ था, तो ये कहाँ था? ये शिमला में था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉलेज स्टाफ की, तो ये कहाँ था? शिमला में था। और ट्रेनिंग स्कूल कहाँ था? ये न्यू दिल्ली में था। फिर जो ये पटेल होते हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा कि मतलब एक अलग से जो है कुछ ऐसा संस्थान होना चाहिए जहां पर इनका प्रशिक्षण वगैरह अच्छे से हो सके। तो इन दोनों को मर्ज करके, यानी कि न्यू दिल्ली एंड IAS, और इन्होंने जो है मसूरी में क्या किया? लबाशना, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से ये है, तो लबाशना ये इस्टेब्लिश कर दिया। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो ये भी देख लीजिए, 1 सितंबर 1959 में इसका जो है पर्दा उठा दिया जाता है, यानी कि शुभारंभ इसका हो जाता है। तो शिमला में क्या था? IAS स्टाफ कॉलेज, ठीक है, स्टाफ कॉलेज था शिमला में। और यहाँ पर क्या था? दिल्ली में IAS ट्रेनिंग स्कूल, दोनों को एमालगमेट किया गया था, मर्ज किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट। और 93 नंबर क्या कह रहा है? एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द creation of new state in India will require 2/3 majority, 3/4 majority, simple majority, more than one of the above and none of the above. तो it requires simple majority. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्या कह रहा है? The chairman of the Public Accounts Committee of the Parliament is appointed by the President of India, Speaker of the Lok Sabha, Chairman of the Rajya Sabha, more than one of the above and none of the above. Chairman of the Public Account Committee, ठीक है, Public Account Committee of the Parliament is appointed by Speaker of Lok Sabha. और ये चेयरमैन कौन होता है? अपोजिशन का लीडर होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, चेयरमैन कौन बनेगा? जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसका चेयरमैन कौन होगा? अपोजिशन का लीडर होगा। और नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है। और इस कमेटी में कितने होते हैं? देखो टोटल कितने? 22 मेंबर्स आर देयर, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्टी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है? द मैकमोहन लाइन इज अ bone of contention between India and China, India and Bhutan, India and Pakistan, more than one and none of the above. तो it is contention between India and China, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन जो रेखा है, इंडिया एंड चाइना, ये राइट आंसर हो जाएगा। और इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में देखें तो रेड क्लिफ लाइन यहाँ जो है कंटेंशन का बोन इनके बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे 96 क्या कह रहा है? 96 द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन ड्राफ्टेड ड्यूरिंग द पीस negotiations after the First World War was composed of how many articles? 21, 26, 32, more than one of the above and none of the above. तो it was 26. चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है? The UN Atomic Energy Commission was established in 1945, 1946, 1950 या more than one of the above, none of the above. तो जो UN Atomic Energy Commission was established in
1946 ऑप्शन बी इज राइट। और ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन विच क्राइसिस द यूएन जनरल असेंबली रिजॉर्टेड टू यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, स्वेज क्राइसिस 1956, बी कह रहा है कि कॉन्गो क्राइसिस 1960 और सी कह रहा है कि कोरियन क्राइसिस 1950, डी मोर देन वन एंड ई कह रहा है कि नन ऑफ द अबव। तो इट वाज कोरियन क्राइसिस 1950। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ इज implicit in the Constitution of India in Article 17, 19, 21, more than one and none of the above। तो ये क्या है, none of the above ई हो जाएगा और ये कहां पर है, 14 में है, आर्टिकल 14 में ये दिया गया है। And other articles which are given here is also are also very important। 17 क्या कहता है, ये जो क्या abolition of untouchability की बात करता है। 19 क्या करता है, ये फ्रीडम की बात करता है। 6 टाइप की जो है फ्रीडम आपको दी गई है 19 के सबसेक्शन 1 में। और जो 1 है 21 है, ये राइट टू लाइफ की बात करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे विच वॉज फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस पंचायती राज, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो इट वॉज राजस्थान एंड राजस्थान के नौगौर जिले में जो है डिस्ट्रिक्ट में ये क्या किया गया था, लागू किया गया था, सर्वप्रथम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, यही फर्स्ट स्टेज था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज नॉट रिटन बाय कार्ल मार्क्स, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा 101 का क्या राइट हो जाएगा, डी राइट होगा। क्यों डी राइट होगा कि जो इसमें ये दास कैपिटल है और इसमें किसका योगदान था, इनके जो दोस्त थे एंगल्स, इनका योगदान था। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी इनका योगदान था। जो बाद के खंड हैं ये इनके द्वारा ही पब्लिश किए जाते हैं। किसके द्वारा, एंगल्स द्वारा, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो है इनकी डेथ हो जाती है। सॉरी आई थिंक उल्टा बोल गई मैं। यहाँ पर क्या है, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये एंगल्स एंड जो मार्क्स थे इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और 48 में आती है ये। और ये जो है दास कैपिटल है, इसके जो है पहला खंड मार्क्स ने प्रकाशित किया था और बाद के खंड जो है एंगल्स के द्वारा प्रकाशित किए गए थे, क्योंकि मार्क्स की मृत्यु हो जाती है। तो मतलब कुल मिलाकर के डी हो जाएगा, मोर देन वन जो मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है, नॉट रिटन बाय कार्ल मार्क्स, तो मोर देन वन हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में ही कहीं ना कहीं एंगल्स का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट देखेंगे 102 का। Who said sovereignty is the supreme will of the state? W.F. Willoughby, John Locke, J. Brown, more than one, none of the above। तो it is said by W.F. Willoughby, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट देंगे ये सारे जो स्टेटमेंट हैं इनको एक जगह आप लिखते जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, आपको आगे बहुत हेल्प इनसे मिलने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे Who defined law as the command of the sovereign? Blackstone, T.E. Heinold या फिर जॉन ऑस्टिन, more than one, none of the above। तो it was defined by जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। देखो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है ये सबसे पहले किसके द्वारा, बोधा के द्वारा दिया जाता है। इसको हॉब्स ने आगे बढ़ाया और जो ऑस्टिन है इसको जो है बिल्कुल एपेक्स पर लेकर के जाते हैं, ठीक है। और जॉन ऑस्टिन ने अपने जो ये सॉवरेन रिलेटेड जो इनके थॉट हैं सॉवरेनिटी के, तो ये किसमें दिए गए हैं, ज्यूरिसडिक्शन
सॉरी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस पे जो है इन्होंने दिए हैं अपने विचार। और बोधा की अगर हम बुक की बात करें कि किसमें इन्होंने अपने सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट जो इनका था उसमें कौन सी बुक है, तो 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, ये इनकी बोधा की फेमस पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन द सेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स वाज पॉपुलराइज्ड बाय रूसो, बेंथम या फिर प्लेटो, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय बेंथम। ठीक है, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात यहाँ पर हो रही है। बेंथम के द्वारा इसको जो है पॉपुलराइज्ड किया जाता है। और बेंथम कैसे जो है ये विचारक हैं, तो यूटिलिटेरियन है, और इनकी जो ये अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख यानी कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये किस पर होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि इसमें मात्रा का जो है ज्यादा अहमियत दी जाती है। जबकि इसके बाद जो इनके शिष्य मिल आते हैं वो इसको क्वालिटेटिव बनाते हैं, यानी कि इसमें गुण का समावेश कर देते हैं, गुणों को गुणवत्ता पर महत्व देते हैं, क्वालिटी पर जो है फोकस करते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जस्टिस मीन्स दैट देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन जस्ट ग्राउंड, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड सी क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड इन अकॉर्डेंस विद विशेस ऑफ द किंग। और डी कह रहा है मोर देन वन, और ई कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो जो है 105 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन जस्ट ग्राउंड। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे क्या कह रहा है कि मोरल ड्यूटीज आर इम्पोज्ड बाय द स्टेट, द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी, द गवर्नमेंट। डी कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 106 का, द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट देखेंगे 107 क्या कह रहा है कि लिबरल थ्योरी रिगार्ड्स द स्टेट एज अ मीन्स टू एन एंड इन इटसेल्फ, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लेवलिंग ऑफ इनइक्वालिटीज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो 107 का क्या राइट हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा। कैसे रिगार्ड करती है, जो लिबरल थ्योरी है वो रिगार्ड्स स्टेट एज अ मीन्स ऑफ एन एंड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द वैल्यू ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय लैंड, फैक्ट्री ओनर, लेबर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इट वाज डिटरमाइंड बाय लेबर, श्रम। ठीक है, श्रम के द्वारा जो है उसकी वैल्यू, गुड्स की वैल्यू जो है डिटरमाइन होती है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नेक्स्ट देखेंगे, which one of the following did M.N. Roy regard as an end in itself and says that every other organization in the society is simply means to an end? State, individual, government, more than one, and none of the above. तो it is individual। 109 का क्या हो जाएगा, इन ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इंडिविजुअल। देखेंगे क्वेश्चन 110 देखेंगे। 110 क्या कह रहा है कि इन रूसोज स्टेट ऑफ नेचर मैन न्यू व्हाट इज वर्च्यू एंड नो व्हाट इज वाइस, एंड सी क्या कह रहा है, डिड नॉट नो व्हाट इज वर्च्यू एंड व्हाट इज वाइस, एंड डी कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो in the Rousseau's state of nature, man did not know what is virtue and what is vice। वो क्या था, नोबल सेवेज था। ठीक है, आदर्श बर्बर था, तो वो कुछ भी नहीं जानता था। नेक्स्ट देखेंगे, what is the sanctions behind laws। ठीक है,
द लेजिस्लेचर, द स्टेट, द कोर्ट ऑफ लॉ, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो इट इज द स्टेट। नेक्स्ट देखेंगे 112, जयप्रकाश नारायण was an advocate of partyless democracy, abolition of the upper house of the parliament, reservation of seats for women in the parliament, more than one, and none of the above। तो he advocated partyless democracy। नेक्स्ट देखेंगे 113 देखेंगे हम, क्या कह रहा है। The Governor General of Bengal become the Governor General of India by the Indian Council Act of 1861, Indian Councils Act of 1892, Charter Act of 1833, more than one of the above, none of the above। तो the Governor General of Bengal became Governor General of India by the Charter Act of 1833। इसमें जो है गवर्नर जनरल जो बंगाल का होता है उसको पूरी इंडिया का जो है गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और 1833 में फर्स्ट टाइम जो है क्या होता है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है। ठीक है, तो पावर सेंट्रलाइजेशन अगर क्वेश्चन आता है, पावर सेंट्रलाइजेशन सर्वप्रथम फर्स्ट पहली बार किसमें होता है, तो चार्टर एक्ट 1833 के ही अंडर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मद्रास होती हैं, और इसमें जो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उनसे विधि बनाने का अधिकार खत्म, उनका अधिकार जो है खत्म कर दिया जाता है, और बंगाल प्रेसिडेंसी को पूरा अधिकार मिल जाता है, और यही जो है पूरे भारत के लिए लॉ का निर्माण यानी कानून जो है बनाने लगता है। इसका कानून मान्य होता है, और इसका कानून कौन नकार सकता था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इंग्लैंड में बैठा हुआ, वो देख सकता था इंग्लैंड में, वो इसके कानून को नकार सकता था या फिर कोई नया कानून बना करके दे सकता था। तो यहाँ पर ये सत्ता का जो है केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसी में होता है। तो ये भी एक यहाँ से फैक्ट निकलता है, दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। चलिए, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन हु हियर्स शुड डिसाइड इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या है, नेचुरल जस्टिस, हिंदूज पर्सनल लॉ, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। 114 का जो है आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट देखेंगे 15 क्या कह रहा है, हु सेड द गॉड हु गेव अस लाइफ गेव अस द लिबर्टी एट द सेम टाइम, जेफरसन, रूसो, लास्की, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो इट वॉज सेड बाय जेफरसन, और ये जो है तीसरे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, कहाँ, अमेरिका के, और इनके द्वारा जो फ्रीडम डिक्लेरेशन था वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ये मुख्य लेखक थे। नेक्स्ट देखेंगे 15 हो गया, नाउ वी विल से 16 क्या कह रहा है कि हाउ मच इज द quorum of a house of the parliament in India, 1/5 of the membership of the house, 1/8 of the membership of the house, 1/10 of the membership of the house, more than one and none of the above। तो ये कितना होगा, ये 1/10 होगा, 1/10 of the membership of the house, जो ऊपर जो टोटल सदन की स्ट्रेंथ होगी उसका 1/10 होगा, तभी जो है कोरम फुलफिल माना जाएगा। ठीक है, इतना कोरम जो है रिक्वायर्ड है, 1/10। नेक्स्ट देखेंगे 17 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हैंस जे मार्गेनथाउ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, पावर, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मोर देन वन एंड नन ऑफ द अबव। दिस इज पावर। पावर को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, मार्गेनथाउ ये क्या है, मेन विचारक हैं किसके, जो इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे यथार्थवादी। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थेरीज एम्प्लॉयज मैथमेटिकल मॉडल्स इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में
मैथमेटिकल मॉडल्स जो है की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके सामने सिस्टम थ्योरी, गेम थ्योरी, systems theory and games theory, decision making theory and more than one of the above, none of the above। तो it is games theory। ठीक है, गेम्स थ्योरी जो है वैसे तो इस पे थोड़ा थोड़ा काम होता रहता है, बट ये जो पेपर पब्लिश होता है थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ये कब आता है? 1944 में आता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? ये जो जॉन वॉन न्यूमैन इनके द्वारा, और को राइटर कौन होते हैं? ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली बेसिकली अगर पूछा जाए कि कौन है इसके सपोर्टर जो है, कौन मेन जो पर्सन है जुड़ा हुआ है, तो ये जॉन वॉन न्यूमैन, इनको ही फादर माना जाता है इस थ्योरी का। जॉन वॉन न्यूमैन एंड इनके जो सपोर्टर थे, को राइटर थे, वो कौन थे? ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। इन दोनों का नाम आता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और ये जो 1944 में ये जो पब्लिशिंग होती है, इसी के बाद जो है ये चर्चा में ज्यादा आती है। इसके पहले थोड़े थोड़े बहुत लो लेवल पे काम हुए हैं इस पे, गेम थ्योरी पर। तो जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न, दो नाम आप याद रख लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे 119 देखेंगे, क्या कह रहा है? विच इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, मोर देन वन एंड नन ऑफ द अबव। तो इट इज रियलिज्म। ओके, देखेंगे 20, द वर्ड मैड यानी कि MAD इज द ऑब्रिवेशन ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, या फिर मेन अगेंस्ट डूम, या मैडली अटैक टू डिस्ट्रॉय, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो इट इज एब्रीवेशन ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ओके, ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हु सेड ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? FM मार्क्स, हर्बर्ट मॉरिसन, रैमसे म्योर, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो इट इज सेड बाय हर्बर्ट मॉरिसन। ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। देखेंगे 122 हाँ, क्या कह रहा है यहाँ पर? नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात हो रही है। द आइडिया ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड वॉज पॉपुलराइज्ड बाय विच रिपोर्ट? चर्चिल रिपोर्ट, मार्शल रिपोर्ट, ब्रांड रिपोर्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो दिस वॉज पॉपुलराइज्ड बाय ब्रांड रिपोर्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन based on the belief that the 21st century conflicts will occur due to ideological regions, cultural regions, economic regions, more than one and none of the above। तो 21st century के जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो क्यों अकर होंगे? ये कारण इसका होगा कल्चरल रीजन्स। एंड जो हंटिंगटन है, अमेरिकी पॉलिटिशियन है, ये विचारक हैं, तो ये इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। इनका नाम आता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से। कौन? हंटिंगटन। ओके, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। माइनॉरिटी राइट्स आर मेंशन्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। सी कह रहा है कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मोर देन वन एंड नन ऑफ द अबव। 124 का जो है ऑप्शन सी राइट होगा, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 25 देखेंगे अब हम। 125 क्या कह रहा है? ये मल्टीकल्चरिज्म की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि मल्टीकल्चरिज्म सीक्स टू प्रोटेक्ट द स्पेशल राइट ऑफ ethnic groups, linguistic group, cultural groups, more than one of the above, none of the above। तो जो मल्टीकल्चरल है ये क्या करता है कि
यहाँ जो बहुसंस्कृतिवाद है, यानी कि कई सारे अलग-अलग डिफरेंट टाइप की जो कल्चर्स होते हैं, उनको सबको प्रमोट करने की बात करता है। ये नहीं कहता है कि एक ही कल्चर को, क्या कहता है कि डोमिनेट नहीं होना चाहिए। एक ही कल्चर जो है सभी लोगों पे, सभी संस्कृतियों के लोगों पे, सभी कल्चर के पर्सन पे ये क्या हो नहीं होना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए, लादना नहीं चाहिए, तो इम्पोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सभी कल्चर के लोगों पे एक ही कल्चर को इम्पोज नहीं करना चाहिए, और सभी कल्चर, जितने भी कल्चर हैं सोसाइटी में, इन सभी को क्या है जो है फ्लोरिस्ट होने, यानी कि फलने फूलने दो, सभी को अस्तित्व में रहने दो। तो ये मोर देन वन हो जाएगा, मोर देन वन हो जाएगा। इसमें इस थ्योरी में क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट है इसमें सैलेड बाउल एंड मेल्टिंग बॉल, ठीक है। सैलेड बाउल, मेल्टिंग बॉल की बात होती है। चलिए थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, आपको पता है बॉल। तो मेल्टिंग बॉल की बात होती है। सैलेड बॉल क्या होता है कि सभी संस्कृत के लोग जो है इकट्ठा होकर के रहेंगे, लेकिन वो अपनी गुणवत्ता को खोएंगे नहीं। यानी कि जैसे सैलेड होता है, वहां पे कैरेट भी है, रेडिश भी है ना, सब चीज जो है, कुकम्बर भी है, सब कुछ है, और सब अपना अपना रंग, कलर, गुण लिए हुए एक ही कटोरे में रख दिए जाते हैं। वो एक साथ रहते हैं, बट अपने गुणों को, अपनी जो स्पेशलिटी होती है उसको खोते नहीं है। जो मेल्टिंग बाउल है वो क्या कहता है कि नहीं, जो अलग अलग अपने गुण को लेकर के विवाद होंगे, वहां पर जो है कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना रहती है, इसलिए जो है एक ही संस्कृत में घुल मिल जाओ। तो मेल्टिंग बाउल यानी कि मेल्ट हो जाओ, पता ही नहीं चले कहाँ कौन है, मेल्ट हो जाओ, बिल्कुल उसमें घुल मिल जाओ। तो मेल्टिंग बाउल एंड सैलेड बाउल, दो ये विचारधाराएं हैं इस मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे 26। Which right cannot be suspended during national emergency in India under Article 352? Right to property, right to freedom of speech and expression, and right to equality before law, and more than one of the above and none of the above. तो यहाँ जो है कौन सा, जो 352 जब लगेगा, इमरजेंसी जब लगती है, तो कौन सा राइट जो है क्या नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। तो दिस इज 20 एंड 21, दीज आर टू आर्टिकल्स 20 एंड 21। तो यहाँ पर इनका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी ये अब आपका संपत्ति का अधिकार हो गया है, जो कि 300 ए के अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है। ये संपत्ति का अधिकार जो है कैसा बन गया है, लीगल बन गया है, ठीक है। लीगल पहले था, ये फंडामेंटल था, लेकिन बट अब ये लीगल बन चुका है, और 300 ए के अंतर्गत रख दिया गया है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपको जो है 19 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत 6 टाइप ऑफ फ्रीडम मिले हैं, तो उसमें दिया गया है, तो 19 हो गया। और राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये किससे संबंधित है, ये है 14 से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी 2021 से संबंधित नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई भी इनमें से जो है सस्पेंड नहीं होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 127 क्या कह रहा है। Which one of the following scholars described the party system in India in the early years after the independence as one party dominance system? मॉरन वेनर ने किया था, या अचिन विनायक ने कहा था, या फिर रजनी कोठारी, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो ये जो है कहा गया था वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, रजनी कोठारी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन डोमिनेंस किसका था, जो प्रभुत्व किसका था, एक पार्टी का था, यानी कांग्रेस का ही था। तो बहुत पार्टी होने के बाद जब एक ही पार्टी सत्ता में रहती है लौट पौट करके, तो उसे वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम बोलते हैं। तो यही रजनी कोठारी ने जो है डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट देखेंगे 128 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 128 क्या कह रहा है। Who characterized India as a soft state which is ill-equipped to carry out its welfare commitments and international obligations? Gunnar Myrdal, Edward Said, and A.G. Frank, more than one, none of the above. So this is said by Gunnar Myrdal.
नेक्स्ट देखेंगे 129, in the context of the budget, the term guillotine is used with the reference to consolidated fund charges, finance bill या फिर voting of demands more than one of the above and none of the above। तो ये किस रेफरेंस में यूज किया जाता है? ये वोटिंग ऑफ द डिमांड, इस रेफरेंस में इसका यूज होता है गिलोटिन का। और गिलोटिन जो है किसके द्वारा जो है ये लागू किया जाता है? तो ये जो स्पीकर होता है, स्पीकर लोकसभा का स्पीकर होता है, इसके द्वारा लागू होता है। गिलोटिन का मतलब क्या है कि जो बजट के जितने भी जो वहां पर मांगे होती हैं, अलग अलग टाइप की कई तरह की मांगे होती हैं, तो बजट को मतलब टाइम के अंदर पास हो जाए बजट, तो इसके लिए क्या करते हैं कि यदि टाइम की कमी देखते हैं तो गिलोटिन लागू कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, इस पे सब लोग डायरेक्ट मतदान करो। यानी कि बहस उस पे हुई है, चर्चा हुई है कि नहीं हुई है, कोई मतलब नहीं है। चाहे किसी सब्जेक्ट पे चर्चा हो गई हो और चाहे कुछ सब्जेक्ट बाकी हो, यानी कि चर्चा हो गई हो या ना हुई हो, सीधा जो है मतदान ले लेते हैं। क्या करते हैं कि टाइमली बजट पास करने के लिए। तो इसी को गिलोटिन बोलते हैं, वोटिंग ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये जो है स्पीकर जो है इसको लागू करता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम सेविंग के लिए किया जाता है, टाइम को बचाने के लिए, टाइमली बजट को पास करने के लिए किया जाता है ये काम। नेक्स्ट देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स आर्ग्यूज दैट द इलेक्टोरल सिस्टम डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम? मिशेल, शुम्पीटर, डुअर्जर, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। 130 का बताएंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा शुम्पीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो मेन कथन टाइप है, सेंटेंस हैं, टर्म्स हैं, इनको आप एक जगह लिखते जाइए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, देखेंगे 131 क्या कह रहा है। इन विच ईयर वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट इनेक्टेड दैट प्रोवाइडेड सेटिंग अप ऑफ अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 1773, 1784, 1732, मोर देन वन एंड नन ऑफ द अबव। यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1784। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा 1784। इसमें जो है पिट्स इंडिया एक्ट आता है और इसमें जो है जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट विषय कानून बनाने के, तो इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। और एक जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कुछ सब्जेक्ट उसको दे दिए जाते हैं और जो कुछ सब्जेक्ट दिए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहाँ? इंग्लैंड में जो है इसका सेट किया जाता है इसको, और किसके लिए किया जाता है कि कंपनी पर जो है अपना ये कंट्रोल बना सके। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, ये इंग्लैंड में सेटअप किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है 6 लोग होते हैं। इसके अंतर्गत कितने? 6 लोग होते हैं। अगेन ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है 1953 में अगेन ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसमें भी 2 विभाग बन जाते हैं, एक में प्रशासनिक और एक में जो है वैधानिक। ऐसे करके इनके सब्जेक्ट आगे जाकर के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो है लेजिस्लेटिव, ऐसे करके ये आगे भी डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितने डेप्थ में आया है, थोड़ा आगे जाकर के डेप्थ में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 132 क्या कह रहा है कि द फर्स्ट इफेक्टिव अटेम्प्ट बाय द नेशनलिस्ट फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में बी ट्रेस्ड टू द जिन्ना 14 पॉइंट, पूना पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इट वाज नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है कब? 1928 में ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया जाता है कि जब जो ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट होती है और ये अपना सेल्फ गवर्नमेंट की बात मांग कर रहे होते हैं प्रांतों में, और सुशासन की मांग कर रहे होते हैं जो भारतीय होते हैं, तो उस समय जो है ये इनको चैलेंज करते हैं कि आप अपने संविधान तो पहले बना लो, अपने रूल्स और रेगुलेशन तो आप बना नहीं सकते हो, शासन क्या करोगे, प्रशासन क्या ही चलाओगे। तो उस पर जो है इन्होंने किया था। और इसके चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। चेयरमैन मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में ये कमेटी जो है हुई थी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिप्राइव्ड द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लॉ मेकिंग पावर? तो किसने कर दिया? डिप्राइव्ड किया था
तो विच एक्ट ने, किस एक्ट ने बॉम्बे एंड मद्रास जो प्रेसिडेंसी से उनका लॉ मेकिंग पावर जो है डिप्राइव्ड कर लिया था, यानी कि छीन लिया था। तो देखेंगे, इसकी मैं चर्चा कर चुकी हूँ, अगर आपको याद होगा तो आप पकड़ लिए होंगे। एक्ट ऑफ 1833, एक्ट ऑफ 1813, एक्ट ऑफ 1816 या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ए। इसकी हमने बात अभी भी की थी, जब इसी 1833 की दूसरी बात हम कर रहे थे तो बात की थी हमने। 1833 में जो है क्या हुआ था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया था। बॉम्बे और मद्रास की जो लॉ मेकिंग पावर को छीन करके किसको, बंगाल का जो बंगाल प्रेसिडेंसी उसको दे गया था, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी पूरे भारत के लॉ मेकिंग का अधिकार उसके पास हो गया था। तो ये बात हमने कर ली थी इसमें। और जो 1813 है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो होता है वो भी इससे छीन लिया जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, द साइमन कमीशन envisaged for India a confederation, a federation, unitary system, more than one of the above, none of the above। तो साइमन कमीशन envisaged क्या, अ फेडरेशन, बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। during whose viceroyalty was the repressive act also known as the गैंगिंग एक्ट enacted। तो जो रिप्रेसिव एक्ट या गैंगिंग एक्ट जो है कब इनेक्टेड किया जाता है, कौन से वायसराय के टाइम पर, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मॉर्ले, मोर देन वन एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो है लिटन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लिटन के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ई हो जाएगा नन ऑफ द अबव। देखेंगे 136 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। के हनुमंतैया या लाला लाजपत राय, बीपी वादिया, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो इट वाज दिस वाज लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखेंगे 137 क्या कह रहा है कि, चलिए देखते हैं, द मेन मैसेज ऑफ द रियलिस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज टू अडॉप्ट दैट पॉलिसी विच इनहेंस द पावर ऑफ अ नेशन। बी कह रहा है टू नो अदर्स इंटरेस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। सी कह रहा है कोऑपरेशन एंड अकोमोडेशन, जबकि डी कह रहा है मोर देन वन एंड ई कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है मोर देन वन हो जाएगा। 137 का जो दिया गया है ये मोर देन वन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 138 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरेशंस डज द सेकंड चैम्बर हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टेट्स, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी हो जाएगा मोर देन वन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए इन दोनों में जो है स्टेट को क्या मिला है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है। जैसे कि यूएसए में 50 राज्य हैं, स्टेट हैं, तो वहां से दो मेंबर आते हैं। ठीक है, हर राज्य से क्या है दो मेंबर आ जाते हैं। वहां पर उनके आकार से या फिर उनकी जो पॉपुलेशन है वहां की, उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि इंडिया में हमारे राज्यसभा होता है, तो यहाँ कैसे आते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन मिलता है राज्यों को। लेकिन यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। जनता चाहे मतलब पॉपुलेशन कितनी भी कम या ज्यादा हो, या उसका राज्य का आकार बड़ा या छोटा हो, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 139 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी इज अ डेफिनिट फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम।
ऑफ इंडिया, कनाडा, यूके, मोर देन वन एंड नन ऑफ द अबव। तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी ये कहां पर है? ये है यूके में। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इंडिया में क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है इंडिया में, ठीक है, तो यहाँ पर यूके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं ताकि आपको सारे ऑप्शन देख सकें। अब देखते हैं इसको। आप स्क्रीन को जो है जूम भी कर सकते हैं, यदि आपको छोटा लगता है तो आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट in the American federal system? The powers of states are undefined, but they are not unlimited. The residuary powers are vested in the states. C कह रहा है the federal government can change the name and territory of any constituent state more than one, none of the above. तो यहाँ पर नॉट पूछ रहा है, C is not, ये जो है राइट नहीं है। ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये किसी भी स्टेट का जो है टेरिटरी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट जो नेम एंड टेरिटरी ये जो है क्या नहीं चेंज नहीं कर सकती है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। देखेंगे 141 क्या कह रहा है। इन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन केस नो कैंडिडेट सिक्योर्स required majority, the decision is referred to the House of Representative, Senate, सुप्रीम कोर्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा? ए राइट हो जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा, इसको जो है रेफर कर दिया जाता है। और ये क्या करती है कि जो फर्स्ट 3 होते हैं जिनको मतलब सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, तो ये फर्स्ट 3 कैंडिडेट को लेती है, उम्मीदवारों को लेती है और उनमें से किसी एक को जो है ये चुन देती है। अब इसमें जो फर्स्ट 3 होते हैं इसमें ये नहीं होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट पाया होगा उसको चुनेंगे, नहीं। जो प्रथम 3 वरीयता के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस में होते हैं, बहुमत जिनको ज्यादा मत मिले होते हैं, तो उनको ऊपर से ये प्रेफरेंस अकॉर्डिंग 3 ले लेते हैं और लेकर के उसमें से जो इनका मन करता है अपना आपस में विचार विमर्श करके किसी एक को ये जो है क्या कर देते हैं, प्रेसिडेंट बना देते हैं, ठीक है। और यही काम सीनेट करता है, जो वरीयता क्रम में यानी कि ऊपर से जिनको ज्यादा वोट मिले होते हैं उनमें से 2 लेता है और 2 लेकर के, यदि बहुमत नहीं मिला है, जो रिक्वायर्ड मेजोरिटी नहीं मिलती है किसको, उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात हो रही थी, यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रही थी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और यहाँ पर सीनेट में क्या हो रहा है, ये उपराष्ट्रपति की बात हो रही है और ये लेता है 2, जो ऊपर से 2 लेगा और 2 लेकर के उनमें से एक उपराष्ट्रपति बना देगा। तो ये दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे 142 क्या कह रहा है। द जर्मन चांसलर इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बाय द बुंदेस्टाग, ये जो अपर हाउस है, बाय द बुंदेस्टैग, ये क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, मोर देन वन है, नन ऑफ द अबव है। तो किसके द्वारा किया जाता है, ये जो जर्मन चांसलर है ये किसके द्वारा जो है चुना जाता है, तो ये हो जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, बुंदेस्टैग, बाय द बुंदेस्टैग। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है 143 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके इज करेक्ट। UK has a unitary constitution. The parliament is sovereign in UK. UK has system of judicial review. More than one, none of the above. तो देखो जो ये क्या है, पार्लियामेंट सोवरेन है वहां पर, ठीक है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी वहां पर चलती है, एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी सही है। लेकिन जो यूके है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो ये वहां पर नहीं है। ये कहाँ है, भारत एंड जो है यूएसए में है, वहां पर यूके में नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का वहां पर प्रावधान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 144 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। तो आपको एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह जो है बताने हैं। इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, बी कह रहा है ट्रुथ, सी कह रहा है नॉन वायलेंस, डी कह रहा है मोर देन वन एंड नन ऑफ द अबव।
तो यहाँ मोर देन वन है क्योंकि तिथ है नॉन वायलेंस, दीज आर एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, तो ये दोनों ही हो जाएंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 145 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं और क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ वॉलंटरी प्रोविजन। वॉलंटरी प्रोविजन की बात हो रही है, ठीक है। 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये क्या है, कैसा है, ये वॉलंटरी है, इसको स्टेट पर जो है छोड़ दिया गया है कि स्टेट ये चाहे तो बैकवर्ड को भी रिजर्वेशन दे सकती है। तो ये टोटली डिपेंड ऑन स्टेट्स, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड कर दिया गया है। बाकी 1/3 जो है रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है। 3 टियर पंचायती राज की व्यवस्था इसमें की गई है। ये सब क्या है, श्योरिटी वाले हैं, ये करने ही करने हैं। और क्या है कि जो इसमें एससी एंड एसटी को रिजर्वेशन भी दिया गया है, वो बैकवर्ड को इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बैकवर्ड को नहीं दिया गया, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट देखेंगे 146 द कॉन्सेप्ट ऑफ charismatic leadership in the context of differentiating power from authority was put forward by F.W. Taylor, Max Weber and Urwig, more than one, none of the above। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी वेरी इजी क्वेश्चन, मैक्स वेबर जो है राइट हो जाएगा। और इन्होंने क्या दिया था, 3 टाइप ऑफ जो है लीडरशिप की बात करी थी। कौन कौन सी, ये जो एक ट्रेडिशनल है और करिश्मेटिक है एंड लीगल रेशनल है। तो सबसे ज्यादा इन्होंने महत्व किसको दिया था, लीगल रेशनल को सबसे ज्यादा इन्होंने महत्व दिया है। और यहाँ पर जो है करिश्मेटिक की बात हो रही है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 147 क्या कह रहा है, हु प्रोपाउंडेड द नीड प्रायोरिटी थ्योरी, ठीक है, इन विच इट इज सेड दैट लोअर लेवल नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर ऑर्डर नीड्स। तो जो लोअर लेवल की नीड है उनको सेटिस्फाइड होने से पहले क्या है, हायर ऑर्डर की जो नीड्स हायर ऑर्डर की नीड्स जो सेटिस्फाइड होने से पहले लोअर लेवल की नीड जो है सेटिस्फाई होना जरूरी है। ऐसा कौन कहता है, जो नीड प्रायोरिटी थ्योरी किसने दी है, किसने जो है ऐसा कहा है, हर्जबर्ग ने कहा है, एमसी ग्रेगर ने कहा है, मैस्लो ने कहा है, वन ऑफ मोर देन वन एंड नन ऑफ द अबव। तो ये कहा गया है मैस्लो के द्वारा। इन्होंने कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की जो है नीड्स बताई हैं। तो इसमें जो है जो ये भी इन्होंने साथ साथ किया है, बताया है, डिस्क्राइब किया है कि जब लोअर लेवल की नीड पूरी होगी उसके बाद ही उसके अपर लेवल वाली जो है नीड पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल की जो है पूरी नहीं हुई है और अपर लेवल पे जाकर के नीड पूरी हो रही है, ऐसा नहीं होगा। और इसी चीज की जो है इनकी थ्योरी की आलोचना की गई थी, क्योंकि जो इनका मतलब है सबसे पहले जो है रोटी कपड़ा मकान, फिर क्या है सुरक्षा, फिर सामाजिक संबंध आ जाते हैं, फिर आत्मसम्मान से संबंधित चौथा स्टेज होता है, 5वां आत्म मंथन से संबंधित होता है। तो इसमें कहा गया कि नहीं, जो साधु संत होते हैं उनको जो है रोटी कपड़ा मतलब ये जो नींद, और सबसे नीचे लेवल में इन्होंने रोटी कपड़ा मकान सेक्स नींद ये सारी चीजें रखी थी। तो बोले कि जो साधु संत होते हैं, योगी होते हैं, उनको लोअर लेवल की सामाजिक जो संबंध उनको नहीं चाहिए होते हैं, उनसे उनको कोई रिस्पेक्ट की उम्मीद किसी से नहीं होती है, तो वो सीधा हायर लेवल पर जाकर के अपनी नीड को, उच्च लेवल वाली नीड सबसे पहले ले लेते हैं, यानी कि सीधा उसी को ले लेते हैं, यानी कि आत्ममंथन सीधा ले लेते हैं। तो ये इसी बात पर इनकी जो है आलोचना भी की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, 147 हो गया। अब हम 148 देखेंगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अकॉर्डिंग टू चेस्टर आई बर्नार्ड, द executive in an organization is of critical importance because of which one of his following function। अपने कौन से जो है फंक्शन के द्वारा जो ये एग्जीक्यूटिव हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, टू प्रमोट द एक्विजिशन ऑफ द एफर्ट, टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर जो है कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू प्रमोट द एक्विजिशन ऑफ द एफर्ट्स। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर का, हु सेड एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिक्स सिंस इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक इंटरेस्ट। जे.एम. पिफनर ने बोला है, एल.डी. वाइट ने, पॉल एच. एप्लबी ने बोला है, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव। 149 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, एप्लबी ने ऐसा जो है बोला है। देखेंगे नेक्स्ट 150 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। इट फैसिलिटेट्स delegation of authority, it helps in coordination, it prevents superior subordinate relationship, more than one, and none of the above। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, it prevents superior subordinate relationship, ऐसा नहीं होता, जबकि ये इसको क्या करता, प्रिवेंट नहीं करता बल्कि प्रमोट करता है, superior subordinate relationship को और ज्यादा बढ़ाता है, प्रमोट करता है। तो यहाँ पर यही जो है नॉट, यही गलत हो जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन जो थे 71 से लेकर के 150 तक, ये आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के, जो आज हमने यहाँ पर देखे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपकमिंग एग्जाम के लिए आप इनके सारे क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर कहीं एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। और आगे भी हम ऐसे पेपर को, जो भी पेपर होते हैं उनको लाते रहेंगे, ताकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ, आपके पास जो है इकट्ठे हो जाएं और आपको उनसे बेनिफिट मिल सके। और साथ में हमारी जो है IR पर फ्री क्लासेस जा रही हैं, यानी कि TGT PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स अवेलेबल है। तो कोर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट लगी हुई, वहां पर जाकर के आप सारे कोर्स वीडियोस अवेल कर सकते हैं। प्लस और जो कोर्स वीडियोस अभी वहां पर कोर्स वीडियो में नहीं लग पाए हैं वो मैं दे रही हूँ, जैसे कि IR का दे रही हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दे चुकी हूँ, अभी रिसेंटली ही दिया था, उसके नोट्स भी टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं। तो ये सभी चीजें पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जितनी भी इम्पोर्टेंट सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती हैं, और तो वो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। तो इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि वीडियो आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको जरूर से लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।